हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक रियल इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। कोई थ्योरी नहीं, कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं, बस एक नॉर्मल सी मीटिंग जो एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन बन गई। कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड मुझसे मिलने आया। हम काफ़ी टाइम बाद मिले थे, तो बात नेचुरली लाइफ और कैरियर से शुरू हुई। जॉब कैसी चल रही है, फैमिली का क्या सीन है, फ्यूचर का लेकर क्या सोचा है, यही सब बातें बिल्कुल एकदम नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही थी। बातों बातों में मैंने उसे अपने काम के बारे में बताया कि मैं लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग, लाइफ प्लानिंग और गोल्स प्लानिंग में हेल्प करता हूँ। वो थोड़ा-सा सरप्राइज़ हो गया, उसने मुझे देखा और बोला, "सच में क्या इतनी सारी चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ती है?" तो मैंने स्माइल करके कहा, "हाँ, और जो प्लानिंग नहीं करता, वो फ्यूचर में प्राइस पे करता है।" वो थोड़ा क्यूरियस हो गया और फिर उसने एक सवाल पूछा जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसने कहा, "अच्छा, अगर आज कोई बोले कि मुझे रिटायर होना है, तो कैसे पता चलेगा कि वो रेडी है या नहीं?" मैंने कहा, "सिंपल है, नंबर झूठ नहीं बोलते।" फिर उसने सीधे बोला, "चल मेरी लाइफ प्लानिंग करके दिखा, मान लेते हैं मैं आज रिटायर होना चाहता हूँ।" तो मैंने उसको बोला, "ठीक है, 1 मिनट रुक, मैं ज़रा अपना लैपटॉप ऑन कर लूँ।" फिर मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया और साथ में मैंने अपना इन हाउस लाइफ प्लानिंग सॉफ्टवेयर ओपन किया, जहाँ पे कि मैंने उसकी लाइफ प्लानिंग स्टार्ट की। फिर मैंने उससे एक-एक करके क्वेश्चंस पूछे और उसने मुझे जो-जो आंसर्स दिए वो मैंने यहाँ पे फीड अपने करता गया मैं साथ-साथ। लाइक मैंने उससे उसकी एज पूछी तो उसने अपनी बता दी, 39 ईयर्स की उसकी एज थी। देन रिटायरमेंट एज, जब वो कह रहा था कि उसको अभी रिटायर होना चाहता है, तो अभी उसकी 39 एज है, तो मैंने कहा चल 40 मान लेते हैं। देन मैंने उससे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूछी कि कितने साल उसको लगता है कि वो यहाँ पर जीने वाला है। तो उसने कहा कि भाई नॉर्मली 80 मान लेते हैं, जो कि आजकल एक एवरेज एज चल रही है। देन आई आस्क्ड हिज मंथली एक्सपेंसेस, सो ही टोल्ड कि उसके 60,000 रुपीज़ के अराउंड मंथली एक्सपेंसेस हैं। तो जब मंथली एक्सपेंसेस अगर 60,000 के अराउंड हैं, तो उसके बाद फिर मैंने उससे उसकी करंट सेविंग्स पूछी। तो करंट सेविंग्स उसकी 35 लैक्स के अराउंड थी। देन आई आस्क्ड फॉर मंथली सेविंग, बट अभी जब उसे अभी रिटायर होता था, यहाँ मंथली सेविंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बचता था, क्योंकि एज सून ही गेट रिटायर्ड उसकी मंथली सेविंग्स वहीं पे खत्म हो जाएंगे। स्टिल ही टोल्ड मी दैट ही इज सेविंग अराउंड 15,000 रुपीज पर मंथ। सो आई एंटर्ड दैट। एंड देन जब उसको मैंने वो बिल्कुल एकदम रिलैक्स था, जब मैं उससे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा था, उसको लगा कि भाई सारे नंबर ठीक ही होंगे, उसने कि वो अच्छे से करके उसके हिसाब से वो सेविंग्स कर रहा था। एक अच्छा कॉर्पस उसने जोड़ रखा, 35 लाख रुपीज आज की डेट में भी अच्छे माने जाते हैं। देन आई आस्क्ड हिम कि कितना वो लगभग मान के चलता है कि इंडिया के अंदर हर साल महंगाई बढ़ जाती है। सो ही हैव नो आइडिया अबाउट द इन्फ्लेशन रेट। सो आई टोल्ड हिम कि लगभग 6 से 7% का मान करके चलते हैं कि यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन रेट इंडिया का जो गवर्नमेंट डेटा है उसके हिसाब से करके उससे कम ही रहता है, 6% को मान लेते हैं, जो कि एक एवरेज है। तो एंड जो वो अपना डेटा, मैंने उससे पूछा भी अपना पैसा कहाँ पे सेव करके रखता है, कैसे क्या चीज़ करता है। सो ही इज मोर इनटू बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड एफडीज एंड आरडीज टाइप ऑफ थिंग, जहाँ पे कि एक से उसका पैसा सेफ रहे। तो उसका जो एवरेज रिटर्न था वो अराउंड 6% के आसपास था, और जब वो रिटायर हो जाएगा उसके बाद भी लगभग इसी चीज़ों में उसका पैसा रहेगा, तो यही उसका रिटर्न रहने वाला है। तो फिर मैंने उसके बाद में उसकी तरफ जब स्क्रीन घुमाई, तो वो वही मोमेंट था जहाँ पे वो शॉक हो गया। और फिर मैंने उसे समझाया कि भाई आज की डेट में तेरा जो खर्चा है वो लगभग 60,000 के आसपास है, बट ये हमेशा 60,000 नहीं था और हमेशा 60,000 रहने वाला भी नहीं है। जैसे जैसे करके महंगाई बढ़ेगी, वैसे वैसे करके खर्चा बढ़ता चला जाएगा। तो जब आज की डेट में अगर वो रिटायर हो जाता है, तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर वो 40 की एज में रिटायरमेंट ले लेता है अभी एट द एंड ऑफ जनवरी 2026, सॉरी दिसंबर 2026 वो ले लेगा अपना रिटायरमेंट, तो उस टाइम पे उसकी एज लगभग 40 साल के आसपास में हो जाएगी। तो आगे तक का टाइम चलाने के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो 3.05 करोड़ की होगी। अब ये क्यों होगी 0.3 करोड़ की, 35 करोड़ की, ये फिर उसने मुझसे पूछा भी इतने ज़्यादा पैसे की मुझे क्यों ज़रूरत होगी, कि मेरा खर्चा तो अभी मात्र 60,000 ही है, और इसमें से कुछ खर्चा हो सकता है जब मैं जॉब पे जाना बंद कर दूँ या घर से बाहर बहुत कम निकलूंगा, तो मेरा खर्चा कुछ ना कुछ कम भी हो जाएगा। मैं ठीक है, हो सकता है अभी कम हो जाएगा खर्चा, बट फिर मैंने उसको उसके ग्रोथ चार्ट्स को दिखाया। अभी ग्रोथ चार्ट्स को अगर समझेंगे, सपोज अगर पहले हम की मैट्रिक्स को मैंने उसको समझाने की कोशिश करी कि भाई जो तेरा रिटायरमेंट है लगभग उसके अंदर 1 साल है, ठीक है। 1 साल बाद जब तेरे पास में पैसा हो जाएगा, वो जो 35 लाख है वो बढ़ करके सारी सेविंग्स और सब चीज़ें मिला करके जो है यहाँ पे अराउंड 15,000 का हमने लिया था, तो ये अराउंड लगभग 38.95 लाख के आसपास में पैसा जुड़ करके हो जाएगा। उसके बाद में अब इसी पैसे से हमारे को जो रिटायरमेंट की जो ड्यूरेशन है, जो कि हमने 80 की मानी, तो 40 से 80 में हमारे पास 40 साल है जो कि हमें इस पैसे से काटना है।
तो जो मंथली जो एक्सपेंसेस है जो अभी 60,000 है वो अगले साल 63,600 रुपये हो जाएंगे। हो सकता है कुछ खर्चे कम ज़्यादा हो जाएं तो उसकी वजह से कम हो जाए, बट स्टिल अगर आज के खर्चों के हिसाब से हम कंसीडर करें तो लगभग 63,600 के आसपास में हो जाएंगे। तो अब इसके बाद में फिर उसकी बात ये चीज़ आई कि भाई अच्छा ठीक है ये तो चलो समझ गया, लेकिन खर्चे कैसे बढ़ जाएंगे, तो फिर उसका ये क्वेश्चन था। तो फिर मैंने उसको समझाया कि भाई जो खर्चे होते हैं वो हर साल हमारे बढ़ते हैं, तो वो इस तरीके से करके बढ़ेंगे। आज अगर वो 60,000 हैं तो वो 40 की एज में 63,600 हो जाएंगे, फिर वो 41 की एज में 67,400 के अराउंड हो जाएंगे। ऐसे करके हर साल वो बढ़ते बढ़ते इस टाइप से करके खर्चा हमारा हर साल बढ़ता रहेगा। लेकिन जो हमारी इनकम है वो हमारी इनकम डिक्लाइन ही हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो भी रिटर्न हमारा निकल रहा है वो अराउंड अगर 38 लाख पे इसको राउंड फिगर 40 लाख मान लेते हैं, और इसके ऊपर अगर वो हम राउंड फिगर कैलकुलेशन के लिए, और अच्छा मैंने उसको एग्जांपल देने के लिए मैं चल राउंड फिगर में तेरा 6% का मैं इसको 10% मान लेता हूँ कि तू 10% पे तेरे को रिटर्न मिल रहा है, तब भी तेरे को 4 लाख साल का मिल रहा है, बट खर्चा तेरा जो है वो साल का उससे बहुत ज्यादा है। तो कैसे ये खर्चा मीट आउट होगी? 10 महीने का लगभग 60,000 के हिसाब से 6 लाख हो गया, और 7,20,000 रुपए का खर्चा है तो 4 लाख रुपए आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, ये पैसा हर महीने हर साल के साथ में कम होता जाएगा बढ़ने की जगह, क्योंकि हमारा जो विड्रॉल है वो ज्यादा है उस पैसे की जो वैल्यू बढ़ रही है उससे। तो ये चीज उसको समझ में आई। देन फिर मैंने कहा चल ठीक है तेरे लिए एक सेफ नंबर निकालते हैं, कि कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी भी क्वेरीज में अब आखिरी अगला सवाल उसको यही आने वाला था कि भाई मैं क्या करूं कि मेरा जो है ये रिटायरमेंट थोड़ा सा बेटर हो सके। तो मैंने उसको फिर बताया कि भी सबसे पहली चीज तो ये है कि अभी रिटायरमेंट का छोड़ दो, क्योंकि रिटायरमेंट केवल काम से छुट्टी लेना नहीं होता है। रिटायरमेंट इज ऑल अबाउट कि हम पैसे के लिए ना काम करें, हम अपने शौक के लिए काम, पैसे के लिए काम ना करें, हम कंफर्टेबल हो सके अपनी लाइफ के अंदर, और हम अच्छे से करके अपने आगे अगर हम काम को छोड़ भी दें कि किसी भी वजह से हमारा काम छूट जाए, लाइक कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों का काम छूटा था, तो हमें किसी तरीके की कोई भी टेंशन ना हो। फिर मैंने उसको बताया कि भाई किस तरीके से करके उसका रिटायरमेंट प्रॉपर हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैंने उससे सबसे पहले तो रिटायरमेंट एज को बढ़ाने की जरूरत है, जो कि मैं डायरेक्टली ले गया 50 के ऊपर। तो 50 पे जाने के बाद में भी अगर यही सारी बाकी सारा का सारा डेटा हमारा यही रहता है, तो साथ में हमारा जो है अराउंड 4.10 की हमें उस टाइम पे जरूरत होगी, और 94 लाख रुपीज के अभी भी बन रहे हैं। तो फिर हमने थोड़ा सा एज के अंदर थोड़ा सा हमने रिटायरमेंट एज के बाद में फिर हमने कहा कि चलो ठीक है एक काम करते हैं, थोड़ा सा सेविंग्स को बढ़ाते हैं। तो मैंने उससे पूछा भी तू मैक्सिमम कितनी सेविंग्स अपनी ले जा सकता है। सो ही टोल्ड मी डेट कि मैं अराउंड 22 लाख 25,000 तक मैं कर सकता हूँ। मैं ठीक है चलो ये भी ठीक है, बट इससे भी इसका काम नहीं चल रहा था, क्योंकि एज बढ़ाने के बाद भी एट द एंड जो हमारे ग्रोथ चार्ट बता रहे थे वो यही बता रहे थे कि भी कहीं ना कहीं 59 की एज तक आते आते उसका पैसा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमें उसे ऐसे नंबर पे लेकर के जाना था कि जहाँ पे कि उसका ये पैसा खत्म ना हो, और एट द एज ऑफ 80 तक उसका ये पैसा प्रॉपरली चलता रहे। और ये चीज मैंने उसको बिल्कुल एकदम क्लियरली बोली कि भाई जो हम खर्चे अभी लेकर के चल रहे हैं, ये नंबर बढ़ाने के बाद भी ये माइंड करके चलना, यू कांट चेंज योर लिविंग स्टाइल। तेरे को अपना यही लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो कम तो कर सकता है, बट इसको बढ़ा नहीं सकता कि इन फ्यूचर अगर सोचे कि बड़ा घर ले ले कुछ ले, तो वो सब चीजें इसके अंदर नहीं एप्लीकेबल होती हैं, क्योंकि बिकॉज यू आर प्लानिंग फॉर अ वेरी फिक्स नंबर। तो उसके बाद में फिर मैंने उसको बोला भी ठीक है, अब जो मंथली एक्सपेंस सेविंग तो भाई एक कैपेसिटी होती है हर एक की, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ा सकता। तो 25,000 उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी। उसके बाद में फिर जो एक्सपेंसेस थे उसे कम करने की कोशिश कर सकता है, बट वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब आप एक एज पे आ जाते हैं तो अपने एक्सपेंसेस को कम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर भी ही सेड दैट ही विल ट्राई टू डू दैट। तो फिर मैंने उसको दूसरा एक आइडिया दिया। मैंने चल ठीक है अभी तो तेरी कैपेसिटी 25,000 की है, बट जैसे जैसे करके अगर तेरी कुछ सैलरी बढ़ती है, कुछ भी चीज अगर होती है, 5 से 10% की ग्रोथ अगर मिलती है, तो क्या तू अपनी SIP बढ़ा पाएगा? कि बोले हाँ मैं बढ़ा पाऊंगा। तो मैं ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो हम ये करना है कि भाई आपको जो है अपनी जो SIP है उसको हर साल ज्यादा नहीं, हम मान के चलते हैं कि 10% की ग्रोथ मिलती है, तो लगभग 7% तक अपनी एक्सपेंसेस को बढ़ाने की कोशिश करना। तो उससे हमें बेनिफिट मिला कि जो हमारा रिक्वायर्ड जो हमारी कॉर्पस थी वो थोड़ी सी, जो पहले 59 की एज पे होती है, वो 1 साल आगे तक हमारी चल रही है। अब उसके बाद में फिर और क्या चीज इसमें इंक्रीज कर सकते हैं इसकी वजह से, उसके बाद मैंने कहा भाई अब तुम अपना जो सेविंग्स का क्राइटेरिया है उसको तुम अपना बढ़ा सकते हो, चेंज कर सकते हो। देन वी इंक्रीज हिज प्री रिटायरमेंट रेट। मैं किसी इसको अपने FDs और नॉर्मल जो बॉन्ड्स होते हैं उनसे निकाल करके कुछ ऐसे एसेट्स के अंदर डालो जहाँ की तुमको की और नॉर्मली 12 से 15% का रिटर्न लगभग मिल जाए। तो सेफ साइड के ऊपर मैंने कहा चल 12% भी ले लेते हैं। तो 12% भी अगर हम रिटर्न यहाँ पर लेते हैं, देन यहाँ पर जो है जो पैसा है ये स्टिल लगभग यहाँ पे जो है 67 ईयर्स तक उसका चल जाएगा, जो कि अब पहले बहुत ज्यादा आ रहा था, वो कम होकर के 1.98 करोड़ का यहाँ पे लगभग हो गया उसका जो कैपिटल उसका जरूरत उसको थी।
तो नाउ अब हमारे पास में कुछ और बढ़ाने के लिए नहीं बचा था, क्योंकि वो एक जॉब पे है, तो वो एक्टिव इन्वेस्टिंग उसके लिए पॉसिबल बहुत मुश्किल था। तो इसलिए हमने इसका एक स्टैंडर्ड रिटर्न हमने लेकर चले जो इंडस्ट्री के अंदर चलते हैं, वही हमने मेंशन करे यहाँ पे। उसके बाद में फिर यहाँ पे हमने इंक्रीज किया कि हमने चलो इससे अब और कुछ इंक्रीज तो नहीं कर सकते, तो हम एक चीज इंक्रीज बट यहाँ पे हम कर सकते हैं, वो है रिटायरमेंट एज। तो फिर हमने वो एक एक करके इंक्रीज करना स्टार्ट करा, और जो सही रिटायरमेंट एज उसकी निकल के आई वो अराउंड निकल करके आए 55। 55 पे भी जब उसकी रिटायरमेंट एज निकल के आई थी, उसका जो कर्व आ रहा था ना, वो कर्व कुछ इस तरीके का आ रहा था, जो कि आखिरी में जाकर के डिक्लाइनिंग हो रहा था। स्टिल 80 की एज में भी उसके पास में एक 90 लाख के आसपास का अमाउंट रहेगा, बट आफ्टर द एज ऑफ 65 ये अमाउंट, क्योंकि एक्सपेंसिव बढ़ जाएंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो इस लेवल पे आकर के एक लेवल ऐसा आएगा 65 का, जहाँ पे कि उसका अमाउंट फिर से डिक्लाइनिंग फेज के अंदर चला जाएगा। तो फॉर दैट उसको एक ये था कि भी डिक्लाइनिंग फेज में ना जाके अपलाइन और थोड़ा सा अप ट्रेंड में ही रहे। तो मैंने उसको दो सलाह दी। सबसे पहली चीज सलाह तो ये कि भाई अपना रिटायरमेंट एज 1-2 साल और बढ़ा लो, जो नॉर्मल एक चलता है 57-58 तक इसको करने की कोशिश करो। तो हमने इसको 60 पे हम लेकर गए, तो ये एक कर्व जो था वो अपलाइन उसमें चला गया कि हाँ भी ये पैसा कभी डिक्लाइन में नहीं जाएगा, हमेशा बढ़ता ही रहेगा। यहाँ पे भी एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि स्टैंडर्ड यही मेंटेन करना है जो आज की डेट में मेंटेन कर रहा है। अगर वो चाहे कि इन फ्यूचर वो बड़ी गाड़ी या कुछ ले तो वो पॉसिबल उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो फिर मैंने उसको बोला भाई आफ्टर रिटायरमेंट भी कोशिश करना कि 8% के आसपास का रिटर्न निकालो, सो दैट विल बी मोर स्मूथर। और इस तरीके करके हमने कुछ उसका कर्व प्लान यहाँ पर किया। सो नाउ जब ये सारा डिस्कशन हो गया, उसको सारी चीजें समझ में आ गई, उसके बाद में फिर हमने जो है अब ये उसके क्वेश्चंस मन में बहुत ज़्यादा ही बिकम मोर क्यूरियस एंड ही आस्क्ड मी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कि भाई क्या होता कि अगर मैंने कुछ साल पहले अगर आज मैं यहाँ पे नहीं आया होता और मैं कुछ टाइम बाद यहाँ पे मैं आता और मेरे को लगभग बाद में मैं स्टार्ट करता तो क्या होता। तो देन अगेन आई टोल्ड हिम दैट कि सेम चीज़ थी, अगर आज एज 39 और 45 की एज के अंदर स्टार्ट कर तो फिर से वही स्थिति आ जाती, फिर से डिक्लाइनिंग फेज में जाने का चांस हो जाता। देन ही आस्क्ड व्हाट इफ अगर मैं यही सेम स्थिति अगर मेरी होती और मैं अपना जो आज जो मैं स्टार्ट करने की अब मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ अगर मैं आज से 5 साल पहले कर लेता, तो मैंने कहा 35 की एज के अंदर कर लेता तो क्या होता। तो 35 की एज के अंदर कर लेता तो बहुत ज़्यादा ईजी जो है रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता। और अगर और उससे पहले कर लेता तो 30 की एज के अंदर, तो मैंने कहा भी तो रिटायरमेंट के लिए तुम्हारी एज और कम एज के अंदर रिटायर हो सकते हैं। लाइक अभी हमने रिटायरमेंट एज यहाँ पे 60 ली है, तो बेबी के यहाँ पे 50 की एज में रिटायर हो जाते तब भी कर वैसे का वैसे ही रहता। मे बी और कम पे भी हम जा सकते थे, बिकॉज यहाँ पे हम जल्दी एंट्री ले रहे थे। लाइक यहाँ पे 50 का एक परफेक्ट एज आ रहा है। सो ही आज व्हाट इफ अगर मैं 25 की एज से जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया तब से मैं स्टार्ट में चलो 25 मान लेते हैं, देन ही विल बी एबल टू, उस टाइम पे खर्चे भी कम होते क्योंकि उस टाइम पे सेविंग कर रहे थे, तो सारे सिनेरियोज ही चेंज हो जाते हैं। बेबी उस टाइम मैंने अभी आज से लगभग 15 साल पहले क्या खर्चा रहा होगा, तो ही सेड लगभग 30,000 रुपीज। मैंने 30,000 रुपीज अगर खर्चा रहा होता तो स्थिति कुछ ऐसी होती, you can be able to retire at the age of around 40 और बिफोर, बल्कि 40 से भी पहले यहाँ पे वो रिटायरमेंट ले सकता था। सो ही वॉज शॉक्ड एंड ही वॉज रियली हैप्पी कि वो आज मेरे पास में यहाँ पर आया और ये सब हमारा डिस्कशन हुआ। और फिर उसने कहा मैं अच्छे से करके समझ गया हूँ, मैं अभी से अपनी सारी प्लानिंग को प्रॉपरली स्टार्ट करूंगा और फिर से आके एक बार मैं डिस्कस करूंगा इस सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम, जब चाहो तब आओ, डिस्कस करेंगे समझेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सेम इंसान, सेम मेहनत, सेम अर्निंग, सब कुछ यहाँ पे सेम है, बस सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे हमारी चेंज हुई है और वो है हमारी टाइमिंग। केवल टाइमिंग का ही सारा का सारा खेल है। उसने आखिरी में सिर्फ एक लाइन बोली, अच्छा हुआ आज मिल लिया, अदरवाइज मुझे लगा था कि बहुत लोग ये सवाल बहुत लेट पूछते हैं। और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को भी एक समझ सकें कि किस तरीके से करके कितना ज़रूरी है हमारे लिए रिटायरमेंट प्लानिंग को समझना और रिटायरमेंट प्लानिंग अपने लिए करना और जल्द से जल्द अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तैयारी करना शुरू करना। अगर आप भी कभी सोचते हो कि मैं कब रिटायर हो सकता हूँ, मुझे कितना पैसा चाहिए, मैं सच में रेडी हूँ या नहीं हूँ अपने रिटायरमेंट के लिए, तो आप गैस करना बंद कीजिए और आप अपना एग्जैक्ट रिटायरमेंट नंबर आप जान सकते हैं। हम फ्री में रिटायरमेंट प्लानिंग अपॉइंटमेंट ऑफर कर रहे हैं, जहां हम आपको पर्सनल डेटा देखकर क्लियर आंसर देंगे कि आपको कितने रिटायरमेंट क्या आपका रिटायरमेंट नंबर है, कितने अमाउंट की आपको ज़रूरत है फॉर रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट सस्टेन आपका करेगा भी कि नहीं करेगा। अगर आप पर्टिकुलर किसी एज के अंदर रिटायरमेंट आप लेते हैं तो आपका रिटायरमेंट सस्टेन भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस चीज़ का आपको क्लियर आंसर देंगे। बुकिंग लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से आप आकर के अपना फ्री रिटायरमेंट प्लानिंग का लिंक यूज़ करके आप फ्री अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
और अपने फ्यूचर को समझ सकते हैं कि किस तरीके से करके आप रेडी हैं, और रेडी नहीं है तो आप किस तरीके से करके आप रेडी हो सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो अपने फ्यूचर को चांस पे मत दो, उसे प्लान करो। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। टिल देन, गुड बाय।